जहां पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। आप सबको पता है बहुत ही डिटेल में बेसिक से एकदम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आज यहां पर इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड चैप्टर का पार्ट सेकंड है, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेहतरीन टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। बेहतरीन टैक्सोनॉमी, बेहतरीन क्लासिफिकेशन में आपको दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फटाफट आप सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक करके, सबसे पहला काम क्या होता है, सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम बंदा यहां पे जुड़ जाए और इस सेशन से बेनिफिटेड हो पाए। तो सबसे पहला काम तो आप सभी यही करिए कि सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सेशन को सबसे पहले लाइक करके क्या कर दीजिए आप लोग, शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम बंदा यहां पे लाइव आ जाए। नीतीश कुमार हाय, मुन्ना कुमार हाय, क्लैश एंड अटैक जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। तो शेयर कर दो, जिससे कि आज हम लोग यहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाए। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ओएस। बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, मतलब बहुत ही एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैं ले जाऊंगा आपको। एक बेहतरीन टैक्सोनॉमी दूंगा, बेहतरीन क्लासिफिकेशन दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। सौरभ कुमार पांडे जी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एवरीवन। शेयर करो यार, दबा के शेयर करो ग्रुप्स में। मल्टीपल हेलो यश श्रीवास्तव, एकदम से जुड़ जाने चाहिए विद्यार्थी यहां पर, जिससे कि मैं सेशन को यहां पे स्टार्ट कर पाऊं। एकदम से शेयर कर दो यार सारे ग्रुप्स में, जहां जहां आप लोग कनेक्टेड है। अनुराग जी गुड इवनिंग, हितांशु कुमार जी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। दबा के शेयर कर दो, जिससे कि मैं आज यहां पर एक बेहतरीन सेशन यहां पे आपके लिए ले पाऊं। और एकदम से गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो सभी लोग रेडी है हैप्पी लर्निंग के लिए? एवरीवन रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स? क्या मैं सभी को ऑडिबल हूं? और क्या सभी लोग रेडी है हैप्पी लर्निंग के लिए? जल्दी जल्दी टाइप कर दो फटाक से, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, यस सर वी आर रेडी, यस सर वी आर रेडी। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। सो एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो अगर इस सेशन को आप शेयर करना चाहते हो, शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम विद्यार्थी यहां पे जुड़ जाए और इस सेशन से बेनिफिटेड हो पाए। सो एवरीवन रेडी गाइस फॉर द हैप्पी लर्निंग। गुड इवनिंग शुभम जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो दबा के शेयर कर दो, जिससे हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर पाए। सो एम आई ऑडिबल? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को गाइस? जल्दी से मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल? शेयर करो, इसको 50 के पार ले जाओ। रवि रंजन ओके, लाल और लाली हो, यस रवि रंजन बिल्कुल। तो इसको 50 के पार ले जाओ और एक बेहतरीन सेशन में यहाँ पे कंडक्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए। बिल्कुल रवि रंजन, लाल और लालियों भी एक वर्ड है, मेरे शेर और शेरनियों भी एक वर्ड है, कोई बात नहीं। तो चलो स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करें। जल्दी से टाइप कर दो, यस सर वी आर रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग, वी आर रेडी, वी आर रेडी। एवरीवन रेडी गाइस? एवरीवन रेडी? तो स्टार्ट किया जाए। चलो लोग जुड़ते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। SSDS ओके, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर, यस माय डियर फ्रेंड्स। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, अपना खेला स्टार्ट करते हैं यहां पर विदाउट एनी डिले। लोग जुड़ते रहेंगे और माहौल बनता रहेगा, ठीक है, माहौल बनता रहेगा। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल शुरू करते हैं। सो अगर आपको क्रिस्टल क्लियर टैक्सोनॉमी चाहिए, मतलब क्लासिफिकेशन चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आए कब थे, किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आए थे, तो मैं जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, आपको कहीं पर भी नॉलेज की कमी नहीं रहेगी। तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। मतलब हमें जनरेशन देखनी पड़ेगी कंप्यूटर की, कि किस जनरेशन में रियल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आया था, किस जनरेशन में रियल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आया था। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन कराने के लिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ले चलता हूं। आई थिंक आपको भी पता होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बस मैं आपको यह बताने वाला हूं कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका आया था वो किस जनरेशन में आया था, ठीक है, किस जनरेशन में आया था। तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे रिवाइज करा देता हूं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो डिवीजन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ले जाता हूं, और वहां से मैं टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, और आई थिंक आपको भी पता होगा, बट यहां से मैं आपको क्लासिफिकेशन दूंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करें, सो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट जनरेशन मेरा कब से कब तक था, 1940 से लेकर
टू 50s तक, 1940 से लेकर नियर अबाउट 50s तक मेरा कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था। मेरा क्या था गाइस? फर्स्ट जनरेशन था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या यूज करते थे? फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या यूज करते थे गाइस? आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जनरली क्या यूज करते थे? कार्ड रीडर्स यूज करते थे, या तो कार्ड रीडर्स यूज करते थे और पंच कार्ड्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? पंच कार्ड्स यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे। ठीक है, एंड फर्स्ट जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर था अप्रोक्सीमेटली वो हाफ एंड रूम था, मतलब पूरे रूम को कवर करता था या हाफ एंड रूम को कवर करता था। तो कहने का मतलब यह था कि फर्स्ट जनरेशन में आपको स्किल्ड और ट्रेन्ड बंदे चाहिए होते थे। ठीक है, कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में नो ओएस, नो ऑपरेटिंग सिस्टम, नो ओएस। बिकॉज यहां पे काम आपका कैसे होता था? फर्स्ट जनरेशन में आपका काम कैसे होता था? मैन्युअली होता था। क्या होता था? आपका काम मैन्युअली होता था, मतलब आपको स्किल्ड और ट्रेन्ड बंदे चाहिए होते थे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटर चाहिए होते थे। ठीक है, जो आप जो है पंच कार्ड्स में जो भी प्रोग्राम आप लोग स्टोर कर देते थे, ठीक है, तो उनको मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं था, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे आपका नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। सेकेंड जनरेशन मेरा कब से कब तक रहा था, तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप कहीं पर भी जाए नॉलेज की कमी ना रहे आपको। ठीक है, पर तो आप कहीं पर भी लोगे, लेकिन एक जो बेहतरीन नॉलेज है, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आए, किस जनरेशन में आए, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन मेरा कब से कब तक था माय डियर फ्रेंड्स? 50 से लेकर 1950 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 60s तक था मेरा। ठीक है, जो मेरा सेकंड जनरेशन था वो 50 से लेकर 60s तक था। और यहां पर आपके आ गए थे मैग्नेटिक टेप, यहां पर आपके क्या आ गए थे? मैग्नेटिक टेप आ गए थे। क्या आ गए थे? यहां पर आपके मैग्नेटिक टेप आ गए थे। मतलब कुछ हम लोग सिमिलर टाइप के प्रोग्राम्स को या प्रोसेस को मैग्नेटिक टेप में स्टोर कर देते थे। सो बैच प्रोसेसिंग होती थी आपकी। क्या होती थी माय डियर फ्रेंड्स? बैच बेटा पंच कार्ड्स आपका जो है एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस थी, जहां पर हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया करते थे, और उन्हीं प्रोग्राम को जो है आपका ऑपरेटर, जो भी स्किल्ड और ट्रेन्ड बंदे होते थे ऑपरेटर, उनको मैनुअली एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, अगर कोई कमी रह जाती थी तो फिर से उनको करेक्ट करके फिर से वो लोग आउटपुट को यूज करते थे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, यहां पे ध्यान दो। तो सेकंड जनरेशन मेरा 50 से लेकर 60s तक था, जिसमें आपके मैग्नेटिक टेप आ गए। यहां पर भी आपका नो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर भी आपका कोई ओएस नहीं था, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बट यहां पर आपके क्या आ गए थे? बैच प्रोसेसिंग आ गई थी। क्या आ गई थी? यहां पर बैच प्रोसेसिंग आ गई थी। क्या आ गई थी माय डियर फ्रेंड्स? बैच प्रोसेसिंग आ गई थी, जिसको हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसको हम लोग, आपने सबने नाम सुना होगा लेकिन इतनी डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा। जय शुक्ला, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। सो मैग्नेटिक टेप सेकंड जनरेशन में आपका आया। यहां पर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन यहां पे आपकी बैच प्रोसेसिंग आ गई थी। मतलब सिमिलर टाइप के प्रोग्राम्स को या प्रोसेसेस को हम लोग एक जगह स्टोर कर लेते थे, और 1 बाय 1 जो है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते थे, रन कराते थे। ठीक है, रन कराते थे। ठीक है, सो यहां पर भी आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, बैच प्रोसेसिंग आ गई थी। लेकिन एंड थर्ड जनरेशन में क्या कोई मुझे बताएगा? थर्ड जनरेशन मेरा अप्रोक्सीमेटली कब से कब तक था? थर्ड जनरेशन मेरा 60s से लेकर, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, 70s तक था। और यहां पर आपका इवॉल्व हुआ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यहां पर आपके इवॉल्व हुए, थर्ड जनरेशन में आपके इवॉल्व हुए रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि अभी रवि रंजन ने बताया था, आई थिंक रवि रंजन ने बताया था कि सर 5th जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आए, लेकिन रवि रंजन जी आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। थर्ड जनरेशन में जब आपकी टेक्नोलॉजी आ गई थी मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, थर्ड जनरेशन में जब आपकी टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक टेप से मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस आ गई थी, तब हमारे रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हुए थे गाइस। और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हुए थे आपके थर्ड जनरेशन में? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर गाइस? अगर कोई बता सकता है तो बताओ, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बताओ गाइस। बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं, डरिए बिल्कुल मत आप लोग, जो भी आपको पता है आप बताइए। ठीक है, तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का इवॉल्व हो गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर थर्ड जनरेशन में आ गए थे जब टेक्नोलॉजी आपकी मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी। ठीक है, सो यहां पर आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था? यहां पर आपके जो है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हो गए थे यहां पर। एक तो यूनिप्रोग्राम्ड, अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिप्रोग्राम्ड ओएस यहां पर आ गया था आपका, और मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था,
ठीक है, मल्टी प्रोग्राम्ड ओएस, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यहां पर आ गए थे, यानी कि जो इवॉल्व हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वो 3rd जनरेशन में हुआ था जब टेक्नोलॉजी आपकी मैग्नेटिक डिस्क आई। अगर भाई आपसे कोई पूछे तो बता देना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई अभी पूछे तो बता देना कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 3rd जनरेशन में आया था, यूनिप्रोग्राम्ड ओएस एंड मल्टी प्रोग्राम्ड ओएस। अभी इन सब पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट मैंने एक आपको क्लियर कट टैक्सोनॉमी देने के लिए, क्लासिफिकेशन देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जनरेशन में आपको बता रहा हूं। और जो बाकी के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, 4th जनरेशन की जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, 4th जनरेशन, ठीक है, 4th जनरेशन में आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए? 4th जनरेशन में आपके माय डियर फ्रेंड नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कहीं पर भी इतनी बेहतरीन से ओएस आपको नहीं मिलेगी इतने डिटेल में, बेसिक पॉइंट से। सो यहां पर आपके आ गए थे एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आ गए थे यहां पर आपके? यहां पर 4th जनरेशन में आपके एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? रियल टाइम, इन सबको डिस्कस करेंगे अभी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, हैंड हेल्ड डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, मतलब स्मार्टफोन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो भी 4th जनरेशन में आए, हैंड हेल्ड, ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आपके एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम 4th जनरेशन में आए। तो सबको बात क्रिस्टल क्लियर हो गई गाइस, ठीक है बेटा। अभी सिर्फ हम लोगों ने पहले लेक्चर में सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था, कितना वेटेज है गेट में वो डिस्कस किया था, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं वो डिस्कस किया था, और ओएस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसके गोल्स बताए थे ओएस के, और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अभी ज्यादा आपका खत्म नहीं हुआ है। यस 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 बिल्कुल, यस गज भाई बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी यहीं पर आए थे आपके। यस माय डियर फ्रेंड, जो भी आपको बताया बताते रहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गई बात, सभी को टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया यहां से यहां तक। यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ओएस, हैंड हेल्ड डिवाइसेस ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, सभी को क्लियर हो गई बात, एकदम जबरदस्त तरीके में क्लियर हो गई बात। एसडीएससी हो गया, एसडीसीसी हो गया गाइस, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से या कंप्यूटर हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट किया, सबको समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर तरीके से माय डियर फ्रेंड्स। सबको समझ में आ गई कि नहीं? शेयर करो दबाकर यार, दबाकर शेयर करो, मजा आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इसको आप सभी ने नोट डाउन कर लिया, इसको आप सभी ने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं एक बेहतरीन तरीके से यहां पे चीजों को स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं दोस्तों, एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़िए, बट शेयर करके आइए लोगों को बताइए कि ओएस स्टार्ट हो चुका है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुका है। सो मैंने बहुत ही यूनिक वे में जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से इवोल्यूशन ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा दिया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा दिया। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से, दैट इज व्हाट यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? यूनिप्रोग्राम्ड, यूनिप्रोग्राम्ड या यूनिप्रोग्रामिंग भी कह सकते हो, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, आप दोस्तों नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप नाम से समझ पा रहे होंगे ना, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनि का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? सिंगल होता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में एक ही प्रोसेस को या प्रोग्राम को, एक बार में एक ही प्रोसेस को या प्रोग्राम को आपका मेन मेमोरी में अलाउ कर रहा है, मेन मेमोरी में रहने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है। उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं व्हाट? यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक बार में मेन मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोग्राम या प्रोसेस आपका रिसाइड कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब ओएस दूसरी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आएगा, ठीक है। तब जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब आपका प्रोसेसर तीसरी
तब आपका जो ओएस है तीसरी प्रोसेसर को आपका मेन मेमोरी में लेकर आएगा, तब जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, यूनी प्रोग्राम्ड, यूनी का मतलब होता है गाइस सिंगल, यूनी का मतलब होता है आपका सिंगल, यूनी का मतलब क्या होता है आपका सिंगल। और आप सबको पता होगा, इतना तो आप सबको पता होगा कि जो कंप्यूटर सिस्टम की जो मेन मेमोरी होती है उसको हम लोग रैम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की जो मेन मेमोरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लोग कहते हैं रैम। और रैम के अपर पार्ट पे आपका ओएस पड़ा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएसयूज में, तो मैं बिल्कुल उसी लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे गेट, बार्क, इसरो, पीएसयूज, कोई भी एग्जाम दो, आपके सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सो जो आपका जो रैम होता है, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, उसके अपर पार्ट में आपका ओएस पड़ा होता है और नीचे आपकी प्रोसेसेस पड़ी होती हैं, नीचे आपकी प्रोसेस होती हैं, नीचे आपकी क्या होती है दोस्तों, प्रोसेस होती हैं। सो कहने का मतलब मेरा ये है, देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, जो मेरा यूनी, अभी मैं इसकी थ्योरी आपको बाद में लिखवा दूंगा, जो मेरा यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो ये रही आपकी मेमोरी, ये रही आपकी रैम। रैम का मतलब होता है, रैम का मतलब होता है एमएम, एमएम मतलब नॉट मुरली मनोहर, नॉट एंड ऑल, ठीक है, किसी का नाम नहीं है। एमएम का मतलब होता है मेन मेमोरी, एमएम का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स मेन मेमोरी। एमएम का मतलब क्या है, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी के ऊपरी पार्ट में मैंने आपको क्या बताया, मेन मेमोरी के अपर पार्ट में आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओएस रिसाइड इन द मेन मेमोरी वेयर, अपर, मिडिल या लोअर, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो मेन मेमोरी के अपर पार्ट में ओएस होता है और यहां पर आपकी सिंगल प्रोसेस, ठीक है, यहां पर आपकी सिंगल प्रोसेस होगी मेन मेमोरी में, मतलब ओएस सिर्फ सिंगल प्रोसेस अलाउ करेगा टू रिसाइड इन दी मेन मेमोरी, टू रिसाइड इन दी मेन मेमोरी, ठीक है, टू रिसाइड इन दी मेन मेमोरी, ठीक है गाइस, टू रिसाइड इन दी मेन मेमोरी। जब आपका ये सपोज ये जो P1 सिंगल प्रोसेस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मेन मेमोरी में है, ओएस अलाउ कर रहा है, ठीक है, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सपोज जब ये प्रोसेस आपका जो है सीपीयू रन कर रहा है, जब ये प्रोसेस आपका कौन सीपीयू रन कर रहा है, और सपोज आपकी ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई। सपोज जो प्रोसेस आपका सिंगल प्रोसेस जो आपका मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही है यूनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो जब सीपीयू रन कर रहा है, उस प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो गई या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो गई, तो सीपीयू तो आपका क्या हो गया, आइडल हो गया कि नहीं, सीपीयू आपका क्या हो गया, उसमें फ्री हो गया, क्योंकि यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में अलाउ करती है। और जब ये प्रोसेस सीपीयू ने एग्जीक्यूट करने के लिए ली और उस प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो वो प्रोसेस आपकी कहां पर चली जाएगी, फिर वो प्रोसेस आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चली जाएगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चली जाएगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चली जाएगी। और जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होगा, तभी तो वो वापस से सीपीयू के पास आएगी, फिर से एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए। ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो जब किसी सिंगल प्रोसेस यहां पर आपकी मेन मेमोरी में रिसाइड करती है, ठीक है, और सिंगल प्रोसेस जब सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए लेता है, उस प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो उस समय पर आपका सीपीयू क्या होता है, उस समय पे आपका सीपीयू क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बिजी होगा या फ्री होगा, उस समय पे आपका सीपीयू क्या होगा, बिजी होगा कि फ्री होगा, जल्दी से बताओ, उस समय पे आपका सीपीयू क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैक्स में जो सीपीयू है उसकी आइडियलनेस ज्यादा होती है, उसकी आइडियलनेस ज्यादा होती है, आइडियलनेस इंक्रीजेस इन यू। इसके जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इन यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आइडियलनेस ऑफ सीपीयू इंक्रीजेस, आइडियलनेस ऑफ सीपीयू इंक्रीजेस, कहने का मतलब। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम ऑल्सो, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम ऑल्सो व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, जो सिस्टम की आपकी थ्रूपुट होगी वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, जो सिस्टम की थ्रूपुट होगी वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, जल्दी से आप ही लोग बताओ। जो सिस्टम की थ्रूपुट होगी, ओवरऑल सिस्टम की जो थ्रूपुट होगी, जहां पर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को मेन मेमोरी में अलाउ कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, सो यहां पे सिस्टम की थ्रूपुट ओवरऑल डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज थ्रूपुट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड इन ए यूनिक टाइम। तो यहां पर किसी यूनिक टाइम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपकी बहुत कम एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, बहुत कम एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो सबको ये डायग्राम समझ में आ गया, यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग समझ में आ गई। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं।
ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की का डायग्राम समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देता हूं आपके नोट्स के को ध्यान में रखते हुए। आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेडिकेटेड कॉपी बना लीजिए पंकज मिश्रा सर के नाम से, और डेली आप लोग लाइव आइए। जितना भी कंटेंट मैं आपको दूंगा बहुत बेहतरीन कंटेंट दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हेयर एंड देयर आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सभी ने डायग्राम बना लिया माय डियर फ्रेंड्स, डायग्राम सभी ने बना लिया, एवरीवन नोटेड द डायग्राम। सो पहला पॉइंट आप यहां पे लिख लीजिए, पहला पॉइंट आप यहां पे क्या लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट यहां पे आप क्या लिख लीजिए, OS allows only one process to reside in main memory for execution. Okay, uniprogramming सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, uniprogramming ऑपरेटिंग सिस्टम allows only वन प्रोग्राम और प्रोसेस। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। ओनली वन प्रोग्राम और प्रोसेस टू रिसाइड इन मेन मेमोरी, टू रिसाइड इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, तो आपकी प्रोग्राम और प्रोसेस कहां पर होती है गाइस, मेन मेमोरी में होती है। ठीक है, मेन मेमोरी में होती है। ठीक है, मेन मेमोरी में होती है। ठीक है, सो पहला पॉइंट सभी ने लिख लिया, और पॉइंट लिख लीजिए यहां पर, सभी ने आई थिंक बना लिया होगा डायग्राम। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके नोट्स की दृष्टि से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपकी नोट्स की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहां पे लिख दे रहा हूं। इन यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रोसेस आर सबमिटेड वन बाय वन टू द सिस्टम। ठीक है, यूनी प्रोग्रामिंग operating system executes the process / program one by one, process और program one by one एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इफ वन प्रोसेस कंप्लीटेड कंप्लीटली, ठीक है, इफ one process completed completely, then only यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनी प्रोग्रामिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम will allow another process in मेन मेमोरी, दूसरी प्रोसेस को तभी मेन मेमोरी में अलाउ करेगा यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जब पहली वाली प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीटली। क्लियर होगी बात सभी को? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर। मैं जब भी कोई चीज पढ़ाने आता हूं तो एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियरिटी चाहता हूं आपके हर एक टॉपिक पर, तभी मुझे मजा भी आता है। ठीक है, तो सभी को सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई कहानी, तो सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये रहा यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, यहां पर यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाउ करता है ओनली वन प्रोसेस टू डिसाइड इन दी मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। आप सबको इतना पता होगा कि जब आपका सीपीयू किसी प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो उस समय वो मेन मेमोरी में रिसाइड करती है, सबको पता होगा। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट द प्रोसेसर प्रोग्राम वन बाय वन, एक एक करके। इफ वन प्रोसेस कंप्लीटेड कंप्लीटली, देन ओनली यूनी प्रोग्रामिंग ओएस विल अलाउ अनदर प्रोसेस इन मेन मेमोरी। बिल्कुल फोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल फोड़ सकते हैं यार। अभी तो ये इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड चल रहा है आपका ओएस का, अदरवाइज ओएस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। आप ये मत सोच लेना कि ओएस थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में थोड़ी सी थ्योरी है, लॉट ऑफ थ्योरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस थ्योरी को जब समझोगे तभी प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो आपका आगे के टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप समझ पाओगे, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे आपको क्या नोट डाउन करना है? ठीक है, अगला पॉइंट आपको क्या नोट डाउन करना है? नॉट ए गुड सीपीयू यूटिलाइजेशन। यहां पर आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या अच्छे से हो रहा है? क्या यहां पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल 6 बजे डेली होगी माय डियर फ्रेंड्स।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर एक बार में एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहा है, यानी ओएस अलाउ कर रहा है मेन मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोसेस, तो सीपीयू जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ले लेगा और सपोज उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो जब वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाएगी उस समय के लिए सीपीयू आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा, आइडियलनेस रहेगा। तो सीपीयू यहां पे अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यहां पे सीपीयू आपका अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, द CPU idleness increases. The CPU idleness increases means not a good utilization of CPU, means not a good utilization ऑफ सीपीयू। सीपीयू का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सीपीयू का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो सीपीयू का जब अच्छे से यूटिलाइजेशन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर पा रहा है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन होता है क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये रिसोर्सेज जो है आपका सीपीयू जो है ओएस के लिए, तो जब इस रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो मतलब क्या ये ओएस हमारे लिए काम की चीज है, यूनिप्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए अभी इस समय काम की चीज है, नहीं है ना, ठीक है। तो यहां पर आपका और क्या हो जाएगा, द थ्रूपुट THRO, the throughput of system decreases, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है कुछ यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसकी वजह से हम लोग यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंटिन्यू नहीं किए। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस स्लैश प्रोग्राम्स executed in a unique time, उसको हम लोग कहते हैं थ्रूपुट, ठीक है। सो यहां पर आपकी कम प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स जो है थ्रूपुट जो ओवरऑल जो सिस्टम हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इसमें यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसका जो ओवरऑल थ्रूपुट होगा वो डिक्रीज तो करेगा, ओवरऑल थ्रूपुट डिक्रीज तो करेगा माय डियर फ्रेंड्स। एसडीसीसी हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट एसडीसीसी हुआ कि नहीं, और क्या कोई मुझे इसका एग्जांपल बताएगा इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो भैया थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जब इवोल्यूशन हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड जनरेशन में, तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका आया था वो यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो क्या कोई मुझे इसका एग्जांपल बताएगा कि सबसे पहले जो है कौन सा यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, आईबीएम, सबसे पहला आईबीएम, ठीक है, IBM OS2, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। कई बार आपका HL वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार HL वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जांपल याद रखिएगा यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, कई बार पूछा गया है। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, मुझे इतना बता दो कि आपको यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है, हो गया माय डियर फ्रेंड्स। एसडीसीसी हो गया सभी को, एसडीसीसी हो गया। अगले वाले पे मूव करें, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्तों, शेयर करते रहो और मजा आएगा। मतलब जितना ज्यादा मोटिवेशन एक टीचर का इंक्रीज करता है ना, उतना अच्छा कंटेंट निकल के आता है और उतना आपको मजा आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा शेयरिंग होगी, जितने ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे, उतना बेहतरीन कंटेंट निकल के आएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। जितने ज्यादा बच्चे लाइव होंगे उतना बेहतरीन कंटेंट निकल के आएगा, ठीक है। सो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या था, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज थे। सो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या था, बहुत बढ़िया, टोटल क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपको नाम से पता चल रहा होगा ना, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले वाले का नाम क्या था, यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को, चल। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या था माय डियर फ्रेंड्स, ओएस अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू रिसाइड इन मेन मेमोरी।
जो यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को अलाउ कर रहा था मेन मेमोरी में रहने के लिए, ठीक है। तो वहां पे सीपीयू की आइडलनेस ज्यादा थी, थ्रूपुट सिस्टम का कम था, तो इस वजह से हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या अलाउ कर दिया? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम allows multiple processes to reside in main memory, allows multiple processes to reside in main memory। मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेसेस आपकी रह सकती हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना के मैं क्लियर कर देता हूं आपको, उसके बाद फिर मैं जो है आपको इसकी थ्योरी पूरी सारे पॉइंट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। सो ये रहा आपकी मेन मेमोरी, जिसको हम लोग रैम भी कहते हैं। सो रैम और एमएम, रैम और मेन मेमोरी। सो अपर पार्ट पे रैम और मेन मेमोरी के क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो ये जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत बढ़िया। सो जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक से ज्यादा प्रोसेसेस को अलाउ करता है। कहां पर? मेन मेमोरी में। सपोज मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं जो आपके मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही हैं, P1, P2, P3, सपोज 5 प्रोसेसेस ले लीजिए, P4, P5, इतनी सारी आपकी प्रोसेसेस जो है मेन मेमोरी में एक साथ रिसाइड कर रही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सारी प्रोसेस को एक साथ मेन मेमोरी में अलाउ कर रहा है, एक साथ मेन मेमोरी में क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है। सो यहां पर क्या होगा? सपोज मेरी P1 जो प्रोसेस है सीपीयू ने एग्जीक्यूशन के लिए ली, सपोज जो मेरी P1 प्रोसेस है सीपीयू ने एग्जीक्यूशन के लिए ली, ठीक है। और P1 को जो है, सपोज मेरी P1 प्रोसेस सीपीयू ने एग्जीक्यूशन के लिए ली, ठीक है। और इसको जो है इसको क्या जरूरत पड़ गई? आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, इसने कुछ आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो ये कहां चली जाएगी? आपकी आईओ ऑपरेशन के लिए चली जाएगी, ठीक है। ये आपकी कहां चली जाएगी? आईओ ऑपरेशन के लिए चली जाएगी, ठीक है। इसको किसी आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो P1 मेरी आईओ ऑपरेशन के लिए चली जाएगी। सो अभी मेरा सीपीयू मेरा आइडियल हो गया, सीपीयू मेरा आइडियल हो गया, ठीक है। तो P1 मेरी किसके लिए चली गई? P1 मेरी आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, सीपीयू मेरा क्या हो गया? आइडियल हो गया। तो लेकिन ये इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेसेस को रखता है एग्जीक्यूशन के लिए, अलाउ करता है कि वो मेन मेमोरी में रहे। तो जब P1 मेरी आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई तो सेम टाइम ये किसको फेच कर लेगा? फिर ये किसको फेच कर लेगा? P2 को फेच कर लेगा और P2 को एग्जीक्यूट करने लगेगा। यस और नो? तो इससे मेरा क्या हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या हुआ कि जो सीपीयू की आइडलनेस आपकी ज्यादा थी यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि वहां पर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही थी, ओएस अलाउ कर रहा था। तो जब एक प्रोसेस आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए ले रहा था, उसी प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही थी, तो सीपीयू तब तक आइडियल रह रहा था जब तक वो प्रोसेस आपकी आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस से रनिंग में ना आ जाए, वापस से सीपीयू के पास ना आ जाए रनिंग होने के लिए, ठीक है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसेस अलाउ करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में रिसाइड करने के लिए। सो यहां पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि सपोज सीपीयू ने पहली वाली प्रोसेस को लिया एग्जीक्यूशन के लिए, उस प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, वो आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, तो उसने क्या किया? दूसरी वाली प्रोसेस को जो आपकी रेडी है उसने क्या किया? फेच किया और उसको वो एग्जीक्यूट करने लगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने लगा। तो सबको समझ में आ गया ना मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का कॉन्सेप्ट? माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग चतुर्लिंगम जी, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, आपको कंपेयर करा देता हूं। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका ओएस होता था वो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को अलाउ करता था मेन मेमोरी में रिसाइड करने के लिए। तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब एक प्रोसेस आपका सीपीयू, एक ही प्रोसेस थी मेन मेमोरी में, उसको सीपीयू जब एग्जीक्यूशन के लिए फेच कर रहा था और सपोज उसी प्रोसेस को अगर आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो वो जब जितने टाइम के लिए वो आईओ ऑपरेशन के लिए जाएगी प्रोसेस, यूनी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, उतने टाइम तक सीपीयू आपका क्या रहता था? आइडियल रहता था। वहां पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन नॉट ए गुड, वहां पे सीपीयू की आइडियलनेस ज्यादा थी, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम का थ्रूपुट क्या रहा था? डिक्रीज कर रहा था। जब मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या है? आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोसेस को अलाउ कर रहा है टू रिसाइड इन दी मेन मेमोरी, ठीक है। सपोज यहां पर 5 प्रोसेस उसने अलाउ किया मेन मेमोरी में रिसाइड करने के लिए। P1 को जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोज P1 को आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, P1 आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, जितने टाइम तक वो अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करेगी उतने टाइम तक ये P2 को एग्जीक्यूट कर दे रहा है, उतने टाइम तक ये आपका P2 को एग्जीक्यूट कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई मेरे भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पॉइंट्स लिखवाऊंगा, डोंट वरी,
पॉइंट्स लिखवाऊंगा। तो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट्स में सारे लिखवाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीजें बताऊंगा। सो प्रोग्राम्स, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज multiple processes can reside in main memory. Multiple processes can reside in main memory. एक से ज्यादा प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में रिसाइड कर सकती हैं, मेन मेमोरी में रिसाइड कर सकती हैं। ठीक है, वो बेटा प्रोसेसेस जब हम लोग स्टेट डायग्राम पढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इस सारी चीजों को समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें बाद में हम लोग वन बाय वन, देखो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, फिर एकदम से कोई चीज आपको नहीं आ जाती है, सारी चीजें हम लोग वन बाय वन कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया यहां पर, पहला पॉइंट सभी ने नोट डाउन कर लिया, पहला पॉइंट सभी ने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, if one process leaving the CPU to perform, if one process leaving the CPU to perform किसके लिए, CPU को किसके लिए लीव करेगी, CPU को माय डियर फ्रेंड्स किसके लिए लीड करेगी भैया, if one process leaving, CPU को क्यों लीव करेगी वो, if one process leaving the CPU to perform what, IO ऑपरेशन, मैंने साफ साफ लिखवाया डायग्राम में। अगर किसी प्रोसेस को जो सीपीयू आपका एग्जीक्यूट कर रहा है उसको आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, वो सीपीयू को लीव करेगी, तो उसी टाइम पे सीपीयू दूसरी प्रोसेस को ले लेगा जो मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही है और उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो सीपीयू आइडलनेस नहीं रहेगा, सीपीयू यहाँ पे कंटिन्यूसली यूटिलाइज होता रहेगा, मतलब सीपीयू की आइडलनेस डिक्रीज कर जाएगी, सीपीयू की आइडलनेस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आईओ ऑपरेशन, देन अनदर प्रोसेस विच इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, then at that time another process okay which is ready for execution will be scheduled, which is ready for execution will be scheduled, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, will be scheduled onto the CPU। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस आपकी शेड्यूल कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, क्रिस्टल क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है कि जितने भी विद्यार्थी पढ़े, ठीक है, यस बिल्कुल जय शुक्ला जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जय शुक्ला जी। ठीक है, मतलब वो दूसरी प्रोसेस को एंगेज कर लेगा, जब तक पहली प्रोसेस अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करके आएगी वो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि मल्टीपल जो आपकी प्रोसेसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो मेन मेमोरी में रिसाइड करने के अलाउ कर रहा है कौन, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आइडियलनेस सीपीयू की क्या हो रही थी, वहां पर सीपीयू की आइडियलनेस ज्यादा थी, सो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पे डिक्रीज कर जाएगी, यहां पे आपका थ्रूपुट इंक्रीज करेगा। तो सीपीयू आइडियलनेस decreases here means multi-programming operating system will utilize CPU effectively। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सो यहां पे आइडियलनेस डिक्रीज करेगी। सेकंड पॉइंट आपका यहां पे क्या होगा, थ्रूपुट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, गाइस जल्दी से बताओ सभी लोग, अपना दिमाग लगा के बताओ, थ्रूपुट आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा भैया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिस हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर रहे हैं, उस कंप्यूटर सिस्टम का थ्रूपुट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, जल्दी से बताओ, बेटा। ये सब चीजें बाद में मुझसे अलग से कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। जल्दी से बताओ, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा,
इंक्रीज करेगा, बिल्कुल इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिस्टम थ्रूपुट विल इंक्रीज, सिस्टम थ्रूपुट will be increases, सिस्टम का थ्रूपुट यहां पे क्या होगा, इंक्रीजेस होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। बात क्लियर हो गई सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, सभी ने नोट डाउन कर लिया इतना? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सभी ने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहीं पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट आया था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो मुझे यहां पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिए मुझे बड़े ध्यान से यहां पे सुनिएगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज यहां पर जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है, जिसने आपके 5 प्रोसेसेस को अलाउ किया है कि वो मेन मेमोरी में आपके रिसाइड करेंगी, और सपोज आपकी पांचों की पांचों प्रोसेस आपके आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, सपोज आपकी पांचों की पांचों प्रोसेस आपके आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा। सो बिल्कुल जितना ज्यादा आपका ये मेन मेमोरी में आपका प्रोसेसेस को अलाउ करेगा कौन, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उतना ज्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा आपका, ठीक है, उतना ज्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन आपका होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो चीजें अपना यहां पे बिल्कुल क्लियर रखिए। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि समझ लीजिए आप इस तरीके से समझ लीजिए, सपोज आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सपोज आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं आपके हाउस वगैरह में। सपोज हम लोग स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं आजकल। सपोज आप घर में अकेले हैं और एक ही स्मार्टफोन है, एक ही स्मार्टफोन है, ठीक है, और आप जो है स्मार्टफोन जब तक आप यूज करोगे, मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना पड़ा या किसी ने आपको कॉल कर लिया, आप वहां चले गए, बाहर चले गए, सो आपका जो मोबाइल फोन है, जो रिसोर्स है, वो आपका क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। तो अगर उसकी हमें उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना है उस मोबाइल फोन का, ठीक है, यूटिलाइजेशन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ बंदे इंक्रीज करने पड़ेंगे घर में आपको 4, 5, 6 बंदे, जितने ज्यादा बंदे रहेंगे, सपोज एक बंदा उस मोबाइल का यूज करके छोड़ के गया, उसको कहीं काम पड़ गया, बाहर चला गया, दूसरे बंदे ने मोबाइल उठा लिया, वो यूज करने लगा, सपोज उसको भी जरूरत कहीं पे बाहर पड़ गई, ठीक है, वो भी कहीं बाहर चला गया, वॉशरूम चला गया, तीसरे बंदे ने मोबाइल उठा लिया, वो उसका यूज करने लगा। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सीपीयू को उतना ज्यादा बिजी रख पाएगा जितनी ज्यादा प्रोसेसेस वो अलाउ करेगा मेन मेमोरी में, जितनी ज्यादा प्रोसेसेस वो अलाउ करेगा मेन मेमोरी में, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रोसेस वो अलाउ करेगा मेन मेमोरी में, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रोसेस अलाउ करेगा मेन मेमोरी में, ठीक है। सो नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेस इन मेन मेमोरी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी, जितनी ज्यादा आपकी रनिंग प्रोसेस अलाउ करेगा या प्रोग्राम अलाउ करेगा मेन मेमोरी में रिसाइड करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उतनी ज्यादा उसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, उतना ज्यादा सीपीयू को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, सीपीयू को बिजी रख पाएगा। समझ में आ गई बात? AB de Villiers, class and everyone guys, निजाम सुहानी, everyone guys clear, everyone clear with this concept? So डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी कॉन्सेप्ट कहां पर आया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आया। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, जितनी ज्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम्स ओएस मेन मेमोरी में रिसाइड करने के अलाउ करेगा, उतना ज्यादा सीपीयू आपका बिजी रहेगा, उसकी यूटिलाइजेशन उतनी ज्यादा होगी, उतना थ्रूपुट सिस्टम का ज्यादा होगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, उतना ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मुझे एक बात बताओ, क्या यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है? क्या यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग? क्या लगा सकते हो गाइस? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर करते रहो अभी भी यार। so, क्या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लगा सकते हैं? कॉन्सेप्ट याद करो, क्या लगा सकते हैं हम लोग? नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां पर वो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को रिसाइड करने के अलाउ करता है मेन मेमोरी में, ठीक है। तो वहां पे डिग्री ऑफ बिल्कुल नहीं लगा सकते, AB de Villiers बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, मतलब बिल्कुल नहीं लगा सकते, ठीक है। सो जो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं।
जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम लोग जब स्टेट ट्रांजिशन, जब स्टेट डायग्राम बनाएंगे ना प्रोसेसेस का, जब प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेसेस का स्टेट डायग्राम बनाएंगे सो वहां पर भी अप्लाई करेंगे, वहां पर भी स्टेट डायग्राम भी आपके जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर ही दो टाइप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पता भी होगा, ठीक है। सो आपके जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस जो होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स, ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कितने टाइप्स के होते हैं गाइस, कोई मुझे बताएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स, ठीक है। एक तो आपका होता है, ठीक है, एक तो आपका होता है प्रीएम्प्टिव ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, और एक आपका होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। सो मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है। बाद में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर आऊंगा, फिर आपको रिलेट करके बता दूंगा, ठीक है। सपोज किसी बंदे को भूख लगी है, वो बिल्कुल हंग्री है, एकदम से भूखा है, ठीक है, आपने उसको खाने को खाना दे दिया, आपने उसको खाने को खाना दे दिया, तो वो खाना जो है तब तक खाएगा जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा, जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा। तो खाने को वो दो ही कंडीशन पे छोड़ सकता है, या तो उसका पेट भर जाए, तब खाने को छोड़ सकता है, या उसको वो खाना ना खाना हो, कोई दूसरा खाना खाना हो, कुछ आइसक्रीम खानी हो, या उसको गुलाब जामुन खानी हो, सपोज उसको कोई बहुत अच्छी चीज खानी है, जो आपने खाने को दिया उसको वो ना खाना हो, कोई दूसरी चीज खानी है, तब वो उस खाने को छोड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मैं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब बता रहा हूं। सो सपोज कोई बंदा है, आपने उसको खाने को खाना दिया, तो वो खाना जो है दो ही कंडीशन पे छोड़ेगा, या तो वो खाना तब तक खाएगा जब तक उसका मन करेगा, खाना सिर्फ वो दो ही कंडीशन पे छोड़ेगा, या तो उसका पेट भर गया हो, ठीक है, या उसको कोई दूसरी चीज खाने का मन कर रहा हो, तो वो केस आपका होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। वो केस आपका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? नॉन प्रीएम्प्टिव। वो केस क्या होता है? जब वो खाना अपनी मर्जी से छोड़े, वो तब तक खाना खाएगा जब तक उसकी मर्जी रहेगी। तो खाना वो अपनी मर्जी सिर्फ दो ही कंडीशन पे छोड़ सकता है, या तो उसका पेट भर गया हो, या उसको कोई दूसरी चीज खाने का मन कर रहा हो, ठीक है। तो वो चीज आपकी होती है नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। और प्रीएम्प्टिव क्या होता है आपका? प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है आपका? आपने उसको खाने को दिया, थोड़ा सा खाने को दिया, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद उसको कुछ और खाने को दे दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने उसको और खाने को दे दिया, मतलब आप उसको जो है उसको आप टाइम शेयरिंग मोड में कुछ ना कुछ खाने को दे रहे हो, ठीक है। सो जो नॉन प्रीएम्प्टिव आपका नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो नॉन प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो आपका प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा गाइस, ठीक है, जो प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का टाइप, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। अरे मेरे भाई मजा आ जाएगा आपको जिस तरह से मैं कैटेगराइज करके पढ़ा रहा हूं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, गाइस। तो जो प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जो एक्सटेंशन होता है जिसमें आप जो है फोर्सफुली जो है, जो सीपीयू में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको आप फोर्सफुली बाहर ला रहे हैं, और किसी दूसरी प्रोसेस को आप सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है आपका? नॉन प्रीएम्प्टिव आपका जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है आपका। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर हम लोग बात करें, सो मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग जो रियल में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है आपका।
ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और ये प्रिमिटिव ओएस आपका क्या बन जाएगा, मल्टीटास्किंग ओएस और टाइम शेयरिंग ओएस। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, यस। वो आपका नहीं, खाने को कंटिन्यू नहीं, अगर फोर्सफुली हम लोग फोर्सफुली खाना उससे छीन लेते हैं, उसको कुछ दूसरा खाने को दे देते हैं, ठीक है, फोर्सफुली, तो वो आपका प्रिमिटिव होगा, वो आपका प्रिमिटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फोर्सफुली प्रिम्प्ट करेंगे, फोर्सफुली खाने को प्रिम्प्ट करेंगे। यार आपने ध्यान से सुना नहीं, नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि यहां पर वो खाना तब तक खाता रहेगा जब तक उसकी इच्छा करेगी। वो खाना दो ही कंडीशन में छोड़ सकता है। अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस सीपीयू में अगर है तो वो सीपीयू को तब तक यूटिलाइज करेगी, ठीक है, जब तक या तो वो टर्मिनेट ना हो जाए या उसको कोई दूसरे काम की जरूरत ना पड़े। तो यहां पे फोर्सफुली आप उसको टर्मिनेट नहीं, फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, नॉन प्रिमिटिव है ये। ठीक है, तो खाने से आप समझ गए होंगे इसको, ये प्रिमिटिव है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग है। तो यहां पे फोर्सफुली हम खाना उससे प्रिम्प्ट कर लेंगे, मतलब सीपीयू से फोर्सफुली प्रोसेस को हम लोग प्रिम्प्ट कर देंगे और कोई कुछ टाइम के लिए कोई दूसरी प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर देंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे मेरे भाई बात समझ में आ गई कि नहीं? यस और नो में आंसर कर दो फटाक से। सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? जल्दी से बता दो, हुआ कि नहीं? अरे मेरे भाई लोगों जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो फटाक से। तो यहां पे अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें, सो सपोज अगर कोई प्रोसेस आपका जो है सीपीयू में है, वो रन हो रही है, तो वो सीपीयू को तब तक सीपीयू से बाहर नहीं आएगी जब तक या तो वो टर्मिनेट ना हो जाए, अपने आप के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले, या उसको किसी दूसरे रिसोर्स की जरूरत ना पड़े, आईओ ऑपरेशन या बहुत कुछ और चीजों की जरूरत ना पड़े, तब तक वो सीपीयू को यूटिलाइज करेगी जब तक उसका मन करेगा। ये नॉन प्रिमिटिव हो गई, ये नॉन प्रिमिटिव हो गई गाइस, ये आपके नॉन प्रिमिटिव हो गई। सो लिख लेते हैं, प्रोसेस के टर्म में लिख लेते हैं इसको, ठीक है, प्रोसेस के टर्म में लिख लेते हैं। ए प्रोसेस कैन यूटिलाइज सीपीयू टिल इट वांट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, इसमें क्या होता है, ठीक है, जब प्रोसेस जब आपके सीपीयू में रहेगी तो वो तब तक यूटिलाइज करेगी उसको जब तक वो चाहेगी। ए प्रोसेस कैन यूटिलाइज सीपीयू, a process can utilize CPU, a process can utilize CPU till it want, जब तक वो चाहेगी, till it want, जब तक वो चाहेगी। वो दो ही कंडीशन में आपके वहां से बाहर निकल सकती है प्रोसेस, सीपीयू से बाहर दो ही तरीके से निकल सकती है, या तो दो ही तरीके से बाहर निकल सकती है सीपीयू से बाहर आपकी प्रोसेस, ठीक है, या तो वो टर्मिनेट हो गई हो, आइदर प्रोसेस टर्मिनेट्स और गोज फॉर आईओ ऑपरेशन, ठीक है, either process terminates its execution, either process terminates its execution, or goes for the IO operation, ठीक है। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, सभी को बात समझ में आ गई होगी। नहीं बेटा अभी करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे बेटा, सब करेंगे। अभी तो प्रोसेस मैनेजमेंट में घुसे ही नहीं है मेरे भाई, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ओएस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपको कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बताऊंगा, ट्रांजिशन डायग्राम बताऊंगा और बहुत सारी चीजें, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो बिल्कुल बेटा इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड चल रहा है आपका, ठीक है। और मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ए प्रोसेस कैन बी फोर्सफुली टेकन आउट फ्रॉम सीपीयू, ए प्रोसेस कैन बी, यानी खाने की अगर बात करें, आपने किसी भूखे आदमी को खाना दिया, आपने उसको नहीं खाने दिया, फोर्सफुली खींच लिया, ठीक है, किसी दूसरे आदमी को दे दिया, तो वो चीज है आपकी, मतलब आप जो प्रोसेस आपके सीपीयू में रनिंग हो रही थी उसको आपको फोर्सफुली आप सीपीयू से बाहर लाए और किसी दूसरी प्रोसेस को आपने उसको दे दिया, ठीक है। वो किस बेसिस पर देते हैं ये चीज बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में। ए प्रोसेस कैन बी फोर्सफुली टेकन आउट, बेटा नोट्स बना लेना, टेकन आउट फ्रॉम दी सीपीयू से उसको फोर्सफुली बाहर लाया गया और उसकी जगह कोई दूसरी प्रोसेस को आपका जो है अप्लाई कर दिया गया, ठीक है।
समझ में आ गई मेरे भाई लोगों, बात समझ में आ गई सभी को? एक बार जल्दी से दिल बना दो फटाक से एक बार यार। अगर एकदम मजा आ रहा है तो एकदम स्क्रीन रेड कर दीजिए, सभी लोग रेड कर दीजिए स्क्रीन, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। एकदम से स्क्रीन रेड कर दीजिए सभी लोग। मजा आ रहा है मेरे भाई लोगों, मजा आ रहा है सभी को? स्क्रीन एकदम से रेड कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। स्क्रीन एकदम से रेड कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है? डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अभी हमारे पास एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आ गया, नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आ गया, ठीक है। अभी दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़े हैं। नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास निकल के आ गया, मल्टीटास्किंग, जो आपका एक्सटेंशन ही है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन पढ़ेंगे इसको, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ओएस, ठीक है। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ओएस, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आ गया आपका, ठीक है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आ गया आपका, ठीक है। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आ गया, जिसमें फोर्सफुली हम लोग प्रोसेस को सीपीयू से बाहर लाते हैं और कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू में हम लोग शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। सीपीयू में शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। सीपीयू में क्या कर देते हैं? शेड्यूल कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर भी आपका प्रोसेसर एक ही होता है, यहां पर भी आपका प्रोसेसर एक ही होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक्सटेंशन है किसका? ये एक्सटेंशन है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर भी हमारे पास एक ही प्रोसेसर है। सो एग्जाम्पल आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, सपोज आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, आपका पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम है, वहां पर आपका मन कर रहा है कि आप जो है गेम भी खेलें, आपका मन कर रहा है कि आप अब थोड़ा काम भी कर लें, आपने प्रेजेंटेशन कोई बनानी है तो आपने पावर पॉइंट भी ओपन कर लिया, आपको कोई दूसरा काम करना है आपने वो भी ओपन कर लिया, ठीक है, आपने वो भी, लेकिन प्रोसेसर तो एक ही है ना, प्रोसेसर तो आपका एक ही है, कोई एक टाइम पे प्रोसेसर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, प्रोसेसर एक ही है। तो मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका सीपीयू होता है वो इतनी फास्ट आपका प्रोसेस टू प्रोसेस स्विच करता है, इतनी फास्ट आपका प्रोसेस टू प्रोसेस स्विच करता है कि आपको पता भी नहीं चलता, आपका कोई प्रोग्राम इंटरप्ट भी नहीं होता, कोई प्रोसेस इंटरप्ट भी नहीं होती, और आपको स्मूथली सर्विस मिलती रहती है, आपको स्मूथली सर्विस मिलती रहती है। क्या जब आप पावर पॉइंट पे टाइप कर रहे हैं तो क्या आपको म्यूजिक सुनना बंद हो जाएगा? नहीं ना, म्यूजिक आपका पैरेलली चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, गेम आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, दूसरा प्रोसेस भी आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो ये सब आप कहां कर पाओगे? मल्टी टास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर पाओगे। मल्टीटास्किंग और, ठीक है, मल्टीटास्किंग बहुत फास्ट स्विच करता है, बिल्कुल बहुत फास्ट स्विच करता है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा, आपके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे, लेकिन उनको टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट करता है, कुछ देर उसको मतलब, लेकिन फास्ट स्विच करता है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। एक ही प्रोसेसर यहां पर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? जबरदस्त लेवल पर बात समझ में आ गई सबको गाइस? तो थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो लिख लेते हैं। द मल्टीटास्किंग इज एन एक्सटेंशन टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिख लो। द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां पे क्या लिखोगे? द प्रोसेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू इन द टाइम शेयरिंग मोड, ठीक है। द प्रोसेसेस, ठीक है, द प्रोसेसेस स्लैश प्रोग्राम्स विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू, सिंगल प्रोसेसर है ये भी, will be executed on the CPU in time sharing mode, ठीक है, in time sharing mode। बात क्लियर हो गई सबको? बात सबको क्लियर होगी माय डियर फ्रेंड्स? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर होगी बात सभी को? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर होगी बात सभी को, ठीक है। सो ये मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया?
सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया एबी डिविलियर्स, बहुत बढ़िया, सभी ने नोट डाउन कर लिया। शेयर करते रहो, लास्ट तक बने रहो, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स मैं आपको दूंगा यहां पर, ठीक है, लास्ट तक बने रहो, ठीक है। सो अभी हम लोग फोर्थ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि मल्टीपल यूजर्स, मल्टी यूजर्स प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है सर। बेटा मेन ओएस ही चल रहा है, ये सब बेसिक यार, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप मेन ओएस में प्रोसेस मैनेजमेंट जब से स्टार्ट करेंगे वहां पे आप घुस सकते हो। मेजर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरे भाई अमन पटेल, वो मेजर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन वो समझ में तभी आएगा जब आपको इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड जो ओएस का है वो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई मेरे भाई? अगर आप सीधे ही पेड़ पे चढ़ना चाहोगे, नीचे से नहीं चढ़ोगे, तो भैया छलांग लगा के पेड़ पे तो नहीं पहुंच सकते ना मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ गई? तो ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है कंप्लीट होना। सो इसको आप ये मत समझना कि नाम से, जैसे आप नाम से इसको समझ पा रहे हो, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हो, मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हो। तो आप इसको ये मत समझ लेना कि सर इसमें आपके मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। ये भी सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपका क्या है माय डियर फ्रेंड, सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जहां पर सिंगल सीपीयू है, सिंगल हार्ड डिस्क है, सिंगल मेन मेमोरी है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उस हार्डवेयर से कंप्यूटर के, लेकिन उस कंप्यूटर के हार्डवेयर से आपके मल्टीपल टर्मिनल्स लगे हुए हैं, मल्टीपल टर्मिनल्स लगे हुए हैं। मल्टीपल टर्मिनल्स का मतलब है कि T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्मिनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्मिनल्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, वो सारे के सारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मतलब मॉनिटर पे आप जो डिस्प्ले करा रहे हो, जिस उस मॉनिटर पे जो यूजर बैठा है कोई दूसरा काम कर रहा होगा, लेकिन वो कनेक्ट कहां से है आपका, वो कनेक्ट आपका एक ही कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर से है। मतलब सीपीयू सिंगल है, मेन मेमोरी सिंगल है, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क सिंगल है, ओएस सिंगल है, ये सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है बेटा। मल्टी यूजर्स भी होता है, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए डिफरेंट थिंग। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी उसकी बात हम लोग पहले अभी बाद में करेंगे, पहले मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिस्कस कर लें, ठीक है। मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर ले, या मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको, मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह लो उसको, ठीक है, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। मेरे भाई क्या नाम है आपका? एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, बात समझ में आ गई? एबी डिविलियर्स, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मल्टी यूजर्स या मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैं दोबारा से सुन लो, मल्टीपल यूजर्स या मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब एक ही हार्डवेयर होता है, मतलब एक ही सीपीयू होता है, ओएस होता है, हाँ, एक ही हार्ड डिस्क होती है, एक ही मेन मेमोरी होती है, बट उस सिंगल हार्डवेयर से आपके मल्टीपल टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, और मल्टीपल टर्मिनल्स पे मल्टीपल यूजर्स आपके बैठे हुए हैं जो सिंगल हार्डवेयर का यूज करके डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉनिटर्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट मॉनिटर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉनिटर्स पे काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर इसके बारे में कुछ थ्योरी लिख देता हूं। सपोज मेरा यहां पे कोई कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, ये रहा मेरा कोई कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब यहां पर सिंगल सीपीयू है आपका, एक ही सीपीयू है, एक ही आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, और एक ही आपका मेन मेमोरी है, ठीक है। तो यहां पे ये मत समझ लेना कि सब चीज अलग अलग है, लेकिन इसी एक ही कंप्यूटर हार्डवेयर से आपके मल्टीपल टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, मल्टीपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स जहां पे यूजर्स आपके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेन मेमोरी, ठीक है, एक ही मेन मेमोरी है, ठीक है, एक ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इस सिंगल हार्डवेयर से आपके मल्टीपल टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, मतलब यूजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। एक यूजर नंबर 1 आपका यहां बैठा हुआ है, टर्मिनल लगाए,
एक यूजर नंबर 2 आपका यहां बैठा हुआ है, ठीक है, यूजर नंबर 3 आपका यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, एंड सो ऑन आपके बहुत सारे यूजर हैं, हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक यूजर जो है अपना खुद का मॉनिटर है, हर एक यूजर के पास अपना खुद का कीबोर्ड है, खुद का माउस है, ठीक है, और मॉनिटर लगाया हुआ है अपना अपने टर्मिनल पर, तो वो इसी हार्डवेयर का यूज करके कोई दूसरा काम कर रहा है। सिमिलरली यूजर 2 भी इसी हार्डवेयर का यूज करके कोई दूसरा काम कर रहा है, इसी एक और कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज करके यूजर 3 अपना दूसरा मॉनिटर वगैरह लगा के कोई दूसरा काम कर रहा है, वो अपने को दूसरा डिस्प्ले देख रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स? मल्टी यूजर्स या मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझ में आ गई सभी को? अगर बात समझ में आ गई तो डायग्राम बना लो, बात समझ में आ गई हो तो डायग्राम बना लो। ओके, मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, कैन, ठीक है, सो यहां पे थोड़ा सा इसका एक पॉइंट लिख लो, समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, AWS, यस। क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग अभी बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, ठीक है, वो बाद में बात करते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर हमारा जो है, यहां पर हमारा क्या है, मल्टी प्रोसेसर इन, लिखो पहला पॉइंट, इन मल्टीपल यूजर्स OS और मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, many users can use single system hardware in different way, in different way, अलग अलग तरीके से या अलग अलग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्क के लिए वे और अलग अलग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई मेरे भाई लोगों सभी को? सो ये रहा भैया आपका मल्टी यूजर्स और मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर आपके डिफरेंट टर्मिनल पे डिफरेंट यूजर्स बैठे होते हैं, लेकिन वो एक ही कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज करके अपना जो भी प्रोग्राम उनको एग्जीक्यूट करना है अपने टर्मिनल पे, वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अपने टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं? सभी को बात समझ में आ गई? यस और नो? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? अभी तक की कहानी SDCC हुई? बना लो नोट्स यार, इससे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे पूरे OS में आपको कहीं पर भी, नोट्स बना लो। SDCC हुआ अभी तक सभी को क्लियर? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, चल अगला हम लोग इन सबको हम लोग अभी जो है जब आगे प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे, ठीक है। लास्ट में जो मेरा है यहां पर, ठीक है, लास्ट में जो मेरा यहां पर है, ठीक है, ये आपका होता है एक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ना, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ना, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल, यस बिल्कुल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ना, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर मतलब डिफरेंट प्रोसेसर लगे हुए हैं, पैरेलली में आपके सिस्टम में प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो मल्टी प्रोसेसर और मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या होगा, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पे आपका नाम से पता चल रहा है मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं, मतलब एक ही सिस्टम में कई सारे आपके प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है, जिसपे आप डिफरेंट काम कर सकते हो, पैरेलली काम कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं गाइस, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। बहुत ही सिंपल सी कहानी है मल्टीपल प्रोसेसर। देखो अगर हम लोग गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग जो है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, किन दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ेंगे जल्दी से बताओ। अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें माय डियर फ्रेंड्स, सो पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोग किन दो प्रोसेसर पे पढ़ेंगे, किन दो प्रोसेसर पे पढ़ेंगे ओनली, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग सिर्फ दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ेंगे, एक तो यूनिप्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग सिर्फ दो ही पे पढ़ेंगे, यूनि प्रोसेसर पर और मल्टी प्रोग्राम्ड, ठीक है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। यूनि प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहां पर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको शेयर्ड मेमोरी ओएस कहते हैं। एक लूजली कपल्ड आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो टाइटली कपल्ड ओएस होता है, ठीक है, टाइटली कपल्ड ओएस होता है आपका, इसके भी दो टाइप होते हैं। टाइटली कपल्ड ओएस जिसको शेयर्ड मेमोरी ओएस कहते हैं, शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और एक आपका होता है लूजली कपल्ड, ठीक है, एक होता है आपका लूजली कपल्ड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एवी डिविलियर्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो आपका टाइटली कपल्ड शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नाम से पता चला शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आपके प्रोसेसर्स डिफरेंट डिफरेंट लगे होते हैं, बट वो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं वो एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। वो सब क्या करते हैं, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं बेटा, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है। सो यहां पर अगर टाइटली कपल्ड और शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोसेसर तो आपके डिफरेंट डिफरेंट लगे होंगे, CPU 1, ठीक है, CPU 2, ठीक है, CPU 3, ठीक है, एंड सो ऑन। सपोज n CPU लगे हुए हैं आपके, सपोज n CPU लगे हुए हैं, तो सारे के सारे CPU आपके क्या करेंगे, आपको नाम से पता चल रहा है शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे के सारे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेसर्स हैं, जो आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ये सिर्फ क्या करेंगे, सिंगल मेमोरी को ही शेयर करेंगे, सिंगल मेमोरी को ही शेयर करेंगे। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, सिंगल रैम को शेयर करेंगे, सिंगल मेन मेमोरी को शेयर करेंगे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टाइटली कपल्ड और शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंकरेंसी के लिए बेटा फ्लाइंग्स क्लासिफिकेशन है, वो ओएस का कॉन्सेप्ट है यार, फ्लाइंग्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, फ्लाइंग्स क्लासिफिकेशन, SISD, SIMD, MIMD, MISD, बिल्कुल सही आंसर किया आपने, ठीक है, बिल्कुल आपने सही आंसर किया, फ्लाइंग्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। एबी डिविलियर्स वो फ्लाइंग्स क्लासिफिकेशन होता है, कंकरेंसी के लिए पैरेलल एग्जीक्यूट करना है तो, ठीक है, वो आपका फ्लाइंग्स क्लासिफिकेशन CO की बात करेंगे, ठीक है, COE की बात करेंगे, वो अलग चीज है। सो ये हो गया आपका टाइटली कपल्ड और शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं लूजली कपल्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, लूजली कपल्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है, लेकिन CPU आपके अलग अलग लगे होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, CPU 1, ठीक है, बना लो डायग्राम, CPU 2, सपोज यहां पे 3 CPU है आपके, CPU 3, इन सबकी अपनी अलग अलग मेमोरी है, इसकी भी अपनी अलग मेमोरी है, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी इंटरफेस से कनेक्ट होंगे, इसकी भी अपनी अलग मेमोरी है, इसकी भी अपनी अलग मेमोरी है। ये शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये लूजली कपल्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये तीनों मेमोरी किसी ना किसी वे में क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होंगी। तो कहने का मतलब है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, लेकिन आपके डिफरेंट डिफरेंट CPUs मेमोरी लगे हुए हैं जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्तों, ठीक है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई सबको? डायग्राम बना लो, ठीक है, ये हमारे ज्यादा मतलब का नहीं है, बट आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। नॉलेज के लिए मैंने आपको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, मल्टीपल CPUs, यस, ठीक है। तो चलो आगे की बात कर लेते हैं। सभी ने आई थिंक डायग्राम बना लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं,
किसकी बात कर लेते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ओएस। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, टाइटली बाउंड होते हैं, स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं विद टाइम। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही मेरे भाई बात, ठीक है, समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे जो होते हैं वो किससे टाइटली बाउंड होते हैं, स्ट्रिक्टली किससे बाउंड होते हैं, स्ट्रिक्टली किससे बाउंड होते हैं, टाइम से। याद रखना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर स्ट्रिक्टली बाउंड और टाइटली बाउंड विद टाइम इंटरवल। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप बताओगे सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर टाइटली बाउंड और स्ट्रिक्टली बाउंड विद टाइम इंटरवल। यहां पे टाइम का बहुत ज्यादा खेला होता है, टाइम का बहुत ज्यादा खेला होता है। जैसे आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कहां पे करते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग में, ठीक है, इन सब में, ठीक है। और ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। बात क्लियर है सभी को मेरे भाई लोगों, बात सभी को क्लियर हो गई। क्लियर है सभी को दोस्तों, क्लियर है, चलो ठीक है। सो पहले तो उसको लिख लेते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते क्या है बेटा, ठीक है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइटली बाउंड और स्ट्रिक्टली बाउंड विद टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल से आपके स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे आपके होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं, आपके हार्डली बाउंड होते हैं। मतलब यहां पर आप जो है कोई भी मतलब चूक नहीं कर सकते। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। ये भी आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और दूसरा आपके होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। सो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। दोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर मीन फॉर एप्लीकेशंस वेयर टाइम कांस्टेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। सो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहां पर यूज करते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहां पर यूज करते हैं, वेयर टाइम कांस्टेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेयर टाइम कांस्टेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब जहां पे आपका टाइम बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट है, टाइम कांस्टेंट, टाइम की कंडीशन एकदम स्ट्रिक्ट है। अगर 7:21 पर 22 सेकंड में आपको मिसाइल लॉन्च करनी है तो उसी टाइम पे लॉन्च होनी चाहिए। तो वहां पे हम लोग कौन से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, हार्ड या सॉफ्ट, वहां पे यूज करेंगे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मिसाइल लॉन्चिंग एंड ऑल। सो बेटा लिख लेना सभी लोग इस चीज को,
ठीक है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टाइम कॉन्स्टेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, जहां पे टाइम का जो कांस्टेंट लगा है, टाइम इंटरवल जो लगा है, वो वहां पे वेरी स्ट्रिक्ट है, वहां पे वो हार्ड बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो सकते। मतलब 7:22 पर अगर मिसाइल लॉन्च होनी है तो उतने टाइम पर ही लॉन्च होनी है, उसमें आप बिल्कुल भी रियायत नहीं बरत सकते, आप उसमें बिल्कुल भी रियायत नहीं बरत सकते माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, कहां पर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, मिसाइल लॉन्चिंग, कहां पर, मिसाइल लॉन्चिंग में, ठीक है, मिसाइल लॉन्चिंग में, ठीक है, रोबोटिक्स में एक्सेट्रा, तो यहां पे आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अगर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग कहां पर, जैसे कि आपका हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, यहां पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं होता है। ठीक है, वेयर टाइम कांस्टेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। ओके, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कहां पे करेंगे, वेयर टाइम कांस्टेंट, जो टाइम की कंडीशंस है उनके साथ आप थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। वेयर टाइम कॉन्स्टेंट्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी अगर कोई आपसे पूछे तो। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर टाइटली और स्ट्रिक्टली बाउंड विद द टाइम इंटरवल्स। उसमें भी आपके दो होते हैं, सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या होते हैं, वेयर टाइम कॉन्स्टेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब वहां पे आप चूक नहीं कर सकते, लाइक मिसाइल लॉन्चिंग, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कहां पर होते हैं, वेयर टाइम कॉन्स्टेंट्स आर लेस स्ट्रिक्ट, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, थोड़ा आप काम भी चल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया, अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, फॉर एग्जांपल की बात करें तो ट्रैफिक सिग्नलिंग, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा। यस, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, वहां पर भी रियल टाइम में काम हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। ठीक है, यहां पे बढ़िया, यहां पे मेरे भाई, ठीक है, अगर एक्सेट्रा, यहां पे अगर ट्रैफिक 2 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद छूट गया तो क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है भैया? इंडिया में ट्रैफिक 2 मिनट बाद छूट गया अगर, तो क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है? नहीं ना मेरे भाई लोगों, नहीं ना। बिल्कुल, मेडिकल इमरजेंसी में भी आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, बिल्कुल डायग्नोस करने के लिए। बिल्कुल, जो इंडोस्कोपी वगैरह होती है वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड होती है सारी डिवाइसेस। ठीक है, सो बात क्लियर हो गई सबको? बात क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड सबको? तो ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड में जानने के लिए थोड़ा सा कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, इनको जानना थोड़ा सा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। इनको जानना थोड़ा सा, मजा आ गया ना? एक बार दिल बना दो, हार्ट्स बना दो एकदम जबरदस्त तरीके से, अगर मजा आ गया हो तो जल्दी से फटाफट। ठीक है, सो चलो यहां पर इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है बेटा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिमिलर टाइप, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बैच प्रोसेसिंग होता है एक टाइप से। वहां पे सिमिलर टाइप्स के प्रोग्राम्स को या प्रोसेस को एक जगह स्टोर कर देते हैं, वहीं से वो आपका सीपीयू 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता रहता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई मेरे भाई बात? ओके, बहुत बढ़िया। सो जाने से पहले सेशन को लाइक कर जाइएगा, शेयर कर जाइएगा, ज्यादा लोगों को पता चल सके कि यहां पर कोई ओएस स्टार्ट हो चुका है। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? हितांशु जी, बात समझ में आ गई? चलो तो ठीक है, चलो जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। ठीक है, मिलते रहेंगे 6 बजे डेली ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है,
सो बेटा थोड़ा सा यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट रहता है थोड़ा सा मामला हम लोगों का भी यार, कई सारे टीचर्स हैं, सबको अलग अलग टॉपिक पे क्लास लेनी है, सबको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। सबको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। गुड नाइट एवरीवन। सो थोड़ा सा आप भी मैनेज करो, थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं, तो दोनों मिलकर एक इतिहास रचते हैं, एक बड़ा इतिहास रखते हैं, एक मजा इतिहास। गेट एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ रचेगी, ठीक है। सो थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं कल सेम टाइम पर 6 बजे, ठीक है।